तो एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लॉज के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज का उपयोग कैसे किया जाता है और इसके कितने प्रकार हैं, यह सब देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन क्लॉज के जो पहला प्रकार है द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के बारे में पढ़े थे। आज हम उसके आगे के भाग का स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब दूसरा प्रकार इसका देख लेते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इस प्रकार के क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आते हैं। इस प्रकार के क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आते हैं। कौन? नाउन क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आएगा। उसमें क्या था? द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ग्रुप में उसमें क्या था? प्रिंसिपल क्लॉज के पहले आता था। ठीक है, नाउन क्लॉज पहले आता था, फिर प्रिंसिपल क्लॉज आता था। लेकिन इसमें क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज जो है या मेन क्लॉज जो है पहले आएगा, उसके बाद जो है नाउन क्लॉज आएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका। टॉम नोज दैट आई एम ऑनेस्ट। इस सेंटेंस में जो है द टॉम नोज क्या है? एक प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है। उसके बाद जो उसका नोज एक वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट के रूप में क्या काम कर रहा है? दैट आई एम ऑनेस्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जो ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, टॉम जानता है कि आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। तो यहाँ पे टॉम नोज प्रिंसिपल क्लॉज हुआ और दैट आई एम ऑनेस्ट जो है नाउन क्लॉज हुआ, जो नोज के ऑब्जेक्ट के रूप में फिट है। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो देखते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ अ नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ यूजिंग अ नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट नाउन क्लॉज को में उपयोग करना है, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, मतलब एक क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, जैसे पहले इसका एग्जांपल है टॉम वाज अब्सेंट। टॉम वाज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास। पहला इसका सेंटेंस क्या है एग्जांपल का? टॉम वाज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास। और दूसरा सेंटेंस है ही फाउंड दिस। यहाँ पे देखेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन है। ठीक है, तो टॉम वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास ये नहीं है, इसमें दूसरा सेंटेंस जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। ही फाउंड दिस, उसने पाया कि, उसने यह पाया। ही फाउंड दिस। तो यहाँ पे देखेंगे फाउंड जो है क्या है? एक वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना है। इसमें दिस पहले से दिया हुआ है, तो दिस को हम लोग हटा देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें प्रिंसिपल क्लॉज को रखेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है इसमें? ही फाउंड। तो ही फाउंड, उसके बाद क्या लगाएंगे? इसमें दैट लगाएंगे। ही फाउंड दैट टॉम वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ? ही फाउंड प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, तो और दैट टॉम वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ये जो क्या हुआ? एक नाउन क्लॉज हुआ, जो फाउंड के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे दिस को इसलिए हटाया है क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज में पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसको हटा के अपने को नाउन क्लॉज को जोड़ना है। तो दिस को हटा के हमने क्या लिखा? दैट टॉम वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें पहला सेंटेंस क्या है? आई डोंट नो। और दूसरा सेंटेंस है व्हेन ही विल कम, मैं नहीं जानता व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ठीक है, अब उसके ऑब्जेक्ट के रूप में क्या इस्तेमाल करना है? व्हेन ही विल कम, ये नाउन क्लॉज है। तो यहाँ पे इस्तेमाल क्या होगा? आंसर इसका कैसे बनेगा? आई डोंट नो। अब नो का ऑब्जेक्ट रूप में दूसरा सेंटेंस को लिखना है। कंजक्शन इसमें पहले से दिया है, इसलिए अपने को दैट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई डोंट नो व्हेन ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वह कब आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर बना। इस प्रकार से हमने देखा कि द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब में जब नाउन क्लॉज का उपयोग किया जाता है, तो वर्ब के बाद जो है नाउन क्लॉज लिखा जाता है। ठीक है, तीसरा प्रकार है द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, मतलब एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के नाउन क्लॉज जो है किसी न किसी प्रीपोजिशन के बाद आते हैं, तथा प्रीपोजिशन के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, जैसा इसमें एक सेंटेंस है द पीपल ऑफ इंडिया बिलीव्ड इन व्हाट गांधी सेड। अब यहाँ पे देखेंगे इस सेंटेंस में इन जो है एक प्रीपोजिशन है,
अब उसके बाद जो आया है व्हाट गांधी सेड, ये क्या है, नाउन क्लॉज है। तो इन एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में व्हाट गांधी सेड जो है काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में जब नाउन क्लॉज का इस्तेमाल होगा। तो द पीपल ऑफ इंडिया बिलीव्ड, ठीक है, भारत के लोग विश्वास किए जो कुछ गांधी जी ने कहा। तो व्हाट का अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पे, जो कुछ या जो अर्थ निकलेगा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में काम करता है व्हाट, तो क्या निकलता है, बट यहाँ पे नाउन क्लॉज के रूप में जो कुछ या जो अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नाउन क्लॉज व्हाट गांधी सेड है, तथा प्रिंसिपल क्लॉज में आते हुए प्रीपोजिशन के इन के बाद प्रारंभ होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के रूप में ये इन के बाद प्रारंभ होता है, अतः प्रीपोजिशन इन का ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अ नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, नाउन क्लॉज का उपयोग करना है लेकिन एक ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में। ये पहला एग्जाम्पल है इसका, जिसमें पहला सेंटेंस है हीज हेल्थ डिपेंड्स ऑन दिस। हीज हेल्थ मतलब उसका स्वास्थ्य, डिपेंड्स ऑन दिस इस पर निर्भर करता है। हाउ द मेडिसिन वर्क्स, दूसरा सेंटेंस क्या है, हाउ द मेडिसिन वर्क्स। अब यहाँ पे कैसे जानेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में क्या रहेगा, कोई ना कोई प्रीपोजिशन रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहले सेंटेंस में प्रीपोजिशन है क्या, हाँ है, ऑन है, लेकिन दूसरा सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं है। तो हीज हेल्थ डिपेंड्स ऑन दिस, ये जो है क्या है, वो प्रिंसिपल क्लॉज हुआ या मेन क्लॉज हुआ। तो ऑन के बाद अपने को नाउन क्लॉज का उपयोग करना है, तो दिस को हटा देंगे, पहले सब्जेक्ट दिए है तो उसके बदले क्या इस्तेमाल करना है, हाउ द मेडिसिन वर्क्स। तो इसका आंसर कैसे बनेगा, हीज हेल्थ डिपेंड्स ऑन, यहाँ तक लिखे, उसके बाद दिस को हटा के हाउ द मेडिसिन वर्क को लिख दिए कि ये नाउन क्लॉज हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या बना, हीज हेल्थ डिपेंड्स ऑन हाउ द मेडिसिन वर्क्स। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट डू आई से। इसमें पहला सेंटेंस क्या है, दूसरे एग्जाम्पल के पहला सेंटेंस है व्हाट डू आई से, जो कुछ मैं कहता हूँ, जो कुछ मैं कहता हूँ। और दूसरा सेंटेंस है पे अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान दो। अब यहाँ पे दूसरा पहला सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन है क्या, नहीं है। दूसरा सेंटेंस में प्रीपोजिशन है टू, उसमें ईट ऑब्जेक्ट पहले से दिया है, उसको हटा देंगे, उसके बदले लिखेंगे हम लोग नाउन क्लॉज क्या है इसमें, व्हाट डू आई से, क्योंकि ये कोई ना कोई WH क्वेश्चन या दैट से स्टार्ट होता है, इसमें हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर बनेगा पे अटेंशन टू, ईट को हटा के लिखेंगे व्हाट डू आई से। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में है व्हाट डू आई से, इसको बनाना है अफर्मेटिव के रूप में, तो क्या बन जाएगा, व्हाट आई से हो जाएगा अफर्मेटिव, ठीक है। तो पे अटेंशन टू व्हाट आई से, ये इसका आंसर बना, ठीक। चलिए अब चौथा प्रकार को देख लेते हैं नाउन क्लॉज का। चौथा प्रकार है अपना द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, ठीक है। तो इस प्रकार की क्लॉज जो है, देखते हैं कि इस प्रकार की क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज में आई हुई, जो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज में होता है, जो इस प्रकार की जो क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज और या मेन क्लॉज में आई हुई अपूर्ण वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। अब अपूर्ण वर्ब क्या होगा, जो अपने अर्थ को पूरा नहीं कर पाता, वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपूर्ण वर्ब। जैसे अपूर्ण वर्ब के यहाँ पे कुछ अपूर्ण वर्ब है, जैसे ईज एम आर, वाज वर, सीम, अपीयर, लुक, बिहोल्ड और मैक, बिकम एट्सेट्रा, और भी है, मुख्यतः इसको आपको देख लेना, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा और भी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं फिर इसको। द क्वेश्चन इज हु विल बेल द कैट। अब द क्वेश्चन इज प्रश्न है, अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल्स क्लॉज है, तब क्वेश्चन इज, अब इज क्या है, एक अपूर्ण वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में फिट हुआ है इज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज प्रश्न है, प्रश्न क्या है, अब उसके अर्थ को पूरा कर रहा है कौन, नाउन क्लॉज जो आगे लगा है, हु विल बेल द कैट, मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना। मतलब क्या होता है, ये प्रोवर्ब है, मतलब कोई खतरनाक काम करना। मतलब यह प्रश्न यह है कि कौन यह खतरनाक काम करेगा। द क्वेश्चन इज हु विल बेल द कैट। अब यहाँ पर देखेंगे तो हु विल बेल द कैट नाउन क्लॉज है, तथा प्रिंसिपल क्लॉज में आई हुई अपूर्ण वर्ब क्या है, इज है, कि अर्थ को ये पूरा करता है, ठीक है। और अर्थ जो है जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक हम हु विल बेल द कैट को उसके साथ ना जोड़े, ठीक है। इसलिए इसके अर्थ को पूरा करने के लिए अपने को द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में नाउन क्लॉज का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अपूर्ण वर्ब के बाद।
अब आगे देखते हैं कि एग्जाम में कैसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अ नाउन क्लॉज ऐसे कंप्लीमेंट टू वर्ब, एज कंप्लीमेंट टू वर्ब, ऐसा करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसको। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसका पहला सेंटेंस क्या है, वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। दूसरा क्या कहता है, इट इज़ द टीचर्स एडवाइस, यह टीचर का सलाह है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कौन सा जो है प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है, तो इट इज़ द टीचर्स एडवाइस, मतलब यहाँ पे देखने दूसरा सेंटेंस जो है क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, द टीचर्स एडवाइस। अब शिक्षक का सलाह है, अब क्या सलाह है उसको क्या करना है अपने को, दूसरा सेंटेंस को जोड़ना है। फिर जैसे इसका आंसर क्या बन जाएगा, द टीचर्स एडवाइस इज़ दैट, द टीचर्स एडवाइस इज़ दैट वी शुड वर्क हार्ड। तो आंसर क्या बना, द टीचर एडवाइस इज, शिक्षक का सलाह है, इज एक अपूर्ण वर्ब है, तो द टीचर एडवाइस इज, उसके बाद ईट को हटा देना है, इसमें ऑब्जेक्ट पहले से लगा हुआ है तो ईट को हटा देंगे। फिर इज के बाद क्या लिखेंगे, दैट लगा के, तो पहला सेंटेंस है, दैट लगा के वी शुड वर्क हार्ड को पूरा लिखेंगे। ठीक है, द टीचर्स एडवाइस इज दैट वी शुड वर्क हार्ड, ये उसका आंसर हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल पहला सेंटेंस क्या है, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है। और दूसरा सेंटेंस है, द टाइगर इज डेड, टाइगर जो है मर गया है। ठीक है, ये मरा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इट सीम्स। अब यहाँ पे जो सीम्स जो है वो क्या है, अपूर्ण वर्ब है, तो अपूर्ण वर्ब के बाद इसको दैट लगा के दूसरा सेंटेंस को जोड़ना है, तो इट सीम्स दैट द टाइगर इज डेड, इसका आंसर हुआ, इट सीम्स दैट द टाइगर इज डेड। अब हमारा नेक्स्ट प्रकार है इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, अपोजिशन मतलब उसके समानाधिकरण, मतलब उसी के समान। तो यहाँ पे क्या होता है, इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, जब एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आवे। ठीक है, जब एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आता है तो यह दूसरा नाउन पहले नाउन का क्या होता है, इन अपोजिशन होता है। जब एक नाउन के बाद जब दूसरा नाउन आता है तो यह दूसरा नाउन पहले नाउन का जो है क्या होता है, अपोजिशन होता है। अर्थात पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर हम दूसरे वाले नाउन का प्रयोग करें तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे उदाहरण है, महात्मा गांधी कॉमा द फादर ऑफ द नेशन, एक महात्मा गांधी एक नाउन हुआ और दूसरा नाउन क्या है, द फादर ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्रपिता, द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता। मतलब महात्मा गांधी को अगर हम उसके बदले द फादर ऑफ द नेशन लिखें फिर भी हम समझ जाएंगे कि वो महात्मा गांधी ही है। ठीक है, मतलब जब एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आवे, एक नाउन क्या है महात्मा गांधी और दूसरा नाउन क्या है, द फादर ऑफ द नेशन, दूसरा नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो जो पहला वाला नाउन है उसके स्थान पर हम दूसरा वाले नाउन का जब उपयोग करना चाहें तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन वाज अ सेंट, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता एक संत थे। ठीक है, ये इसका अर्थ यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखते हैं कि दो नाउन का उपयोग हुआ है, एक महात्मा गांधी और द फादर ऑफ द नेशन, दूसरा दो नाउन है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, उसी के समानार्थी प्रकट करने के लिए। ठीक है, इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन क्लॉज का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है देखते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अ नाउन क्लॉज एज ए अपोजिटिव क्लॉज के रूप में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यूज इज ट्रू, पहला एग्जाम्पल क्या है और उसमें पहला सेंटेंस है द न्यूज इज ट्रू और दूसरा सेंटेंस है ही इज इल। अब यहाँ पे द न्यूज एक नाउन हुआ पहला सेंटेंस में, द न्यूज इज ट्रू, और दूसरा सेंटेंस में क्या खबर है, द न्यूज एक खबर, अब खबर सच है, अब खबर क्या है वो दूसरा दिया है दूसरा सेंटेंस में, ही इज इल, तो ही इज इल क्या हुआ, दूसरा नाउन हुआ, इसके लिए नाउन क्लॉज हुआ ये। ठीक है, तो द न्यूज, अब द दूसरा सेंटेंस में जो नाउन है, ठीक है, नाउन क्लॉज के रूप में है, वो नाउन नहीं है, टोटल क्या है, नाउन क्लॉज के रूप में है। ठीक है, शब्दों का समूह है, तो नाउन क्लॉज दूसरा सेंटेंस है उसको हम लोग दैट लगा के पहले नाउन के बाद लिखेंगे।
तो द न्यूज, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद जो दूसरा सेंटेंस है, खबर क्या है, ही इज इल, वह बीमार है, उसको लिखेंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे इज ट्रू को। ठीक है, तो आंसर कैसे बनेगा, द न्यूज दैट, अब खबर क्या है, खबर है कि ही इज इल, ही इज इल को लिखे दूसरा सेंटेंस में से, फिर इज ट्रू को लिखे। तो द न्यूज दैट ही इज इल, ही इज इल इज ट्रू, ये इसका आंसर हुआ। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मेरा पहला सेंटेंस है, दूसरा एग्जाम्पल का पहला सेंटेंस क्या है, द र्यूमर वाज रॉन्ग, द र्यूमर वाज रॉन्ग। अब र्यूमर मतलब होता है अफवाह, द र्यूमर वाज रॉन्ग। अब र्यूमर क्या है, अफवाह क्या है, वो तो गलत है। तो जो अफवाह है वो दूसरा सेंटेंस में है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में क्या है, द डेकोइट्स वर किल्ड, मतलब जो डाकू थे, लुटेरे थे, वो क्या मर चुके थे। अब र्यूमर अफवाह क्या था, द डेकोइट्स वर काइल्ड। तो र्यूमर के बाद दैट लगाएंगे, फिर दूसरा सेंटेंस में जो उसी के समान है, अफवाह क्या अफवाह है, द डेकोइट्स वर काइल्ड, उसी को लिखेंगे। ठीक है, द र्यूमर दैट द डेकोइट्स वर किल्ड, मतलब जो पहले सेंटेंस में नाउन रहेगा उस नाउन के समान ही दूसरा नाउन में रहेगा सेंटेंस, उसको उतारना है पहले दैट लगा के। द र्यूमर दैट द डेकोइट्स वर किल्ड वाज रॉन्ग। अफवाह, तो इसका आंसर क्या बना, द र्यूमर दैट द डेकोइट्स वर किल्ड वाज रॉन्ग, ये इसका आंसर बना। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें पहला सेंटेंस है, द फैक्ट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, तथ्य सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। द फैक्ट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। अब द फैक्ट मतलब तथ्य क्या है, वो तथ्य जो है दूसरा सेंटेंस में दिया है। जैसे तथ्य क्या है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी जो है गोल है, ये तथ्य है। ठीक है, जो द फैक्ट एक नाउन है और दूसरा तथ्य नाउन के रूप में क्या है, नाउन क्लॉज के रूप में दूसरा सेंटेंस में है, तो उसी को जोड़ना है अपने को दैट से। तो द फैक्ट लिखे, फिर दैट लिखे, द अर्थ इज राउंड, दूसरा सेंटेंस का पूरा लिखे, द अर्थ इज राउंड। उसके बाद जो बचा, फैक्ट के बाद क्या बचा, इज एक्सेप्टेड बाई ऑल, तो उसको लिख देंगे हम लोग इज एक्सेप्टेड बाई ऑल। तो आंसर क्या बना, द फैक्ट दैट द अर्थ इज राउंड इज एक्सेप्टेड बाई ऑल। ठीक है, ये इसका आंसर बना। मतलब फैक्ट की जगह में हम दैट द अर्थ इज राउंड को लिख देंगे फिर भी चलेगा, कि एक नाउन के बाद जब दूसरा नाउन आ रहा है, तो ये नाउन क्लॉज के उदाहरण हुआ। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कभी अगर पहले से WH क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो उसी WH क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे, हम दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें तीनों एग्जाम्पल में कहीं पे भी WH क्वेश्चन नहीं लिखा था, अगर लिखा रहेगा तो उसी का इस्तेमाल करना है, दैट का अलग से इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है।